हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे क्लास नाइन्थ का सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 15 दिसंबर 2023 इस डेट से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करवा दिया जाएगा। मेरे बच्चे फाइनल एग्ज़ाम आपके लगभग फेब मिड में होंगे, तो 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कितना टाइम मिल रहा है अपने फाइनल एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए? तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं आपको मॉक टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट बना के दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप पूरा प्रैक्टिस करना अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो मेरे बच्चे, अभी तक मैं आपको 5 चैप्टर्स करवा चुका हूँ। जैसे लाइन्स एंड एंगल्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद ट्राइंगल, ये कंप्लीट हो चुका है। पॉलिनोमियल आपको करवा दिया गया है। फिर नंबर 4 नंबर सिस्टम, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये भी हो चुका है। नंबर 5 हीरोन फार्मूला, तो लास्ट जो चैप्टर हमारा था हीरोन फार्मूला। 5 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। 7 चैप्टर्स बचे हैं जो उतने लेंथी नहीं है। हाँ, ज्योमेट्री के जो 2 हैं वो लेंथी हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। कंटिन्यूटी में अब यही चलेंगे मेरे। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं बहुत ईजी हैं, छोटे छोटे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो अभी आप मेन फोकस अपना ज्योमेट्री पे दें। अगर फाइनल में आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ज्योमेट्री के किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो गया है। तो मेरे बच्चे, आपको 80 ऑफ 80 मार्क्स अगर स्कोर करना है तो ज्योमेट्री के जो 5 चैप्टर्स हैं उनको परफेक्ट कर लो। उसमें 5th वाला चैप्टर जो इक्वलर ज्योमेट्री है उसको निकाल दो, वो बहुत ईजी है, वो तो आप कर ही लोगे। लेकिन जो 4 चैप्टर्स हैं, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, अगर आप इन 4 चैप्टर्स को एकदम परफेक्ट कर लोगे ना, तो मेरे बच्चे फाइनल में 80 आउट ऑफ 80 तक आप स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ही ज्योमेट्री में आ रही है, और ज्योमेट्री के चैप्टर्स में एकदम डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल एकदम मैंने डिटेल में पढ़ाया, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके आपको समझाया है कि इसका प्रूफ कैसे बन रहा है। तो ऐसे ही अब मैं क्वाड्रिलेटर आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरे बच्चे, इफ़ यू आर न्यू हेयर इन माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर 9th 10th 11th 12th का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है मैथ्स का। तो चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सेशन 2023-24 का सिलेबस क्या है। आउट ऑफ सिलेबस अभी हमने कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि हम सिर्फ अभी अपने फाइनल एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं। फाइनल एग्ज़ाम अगर हमारा अच्छा होगा तो भाई 10th के लिए हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक कॉन्फिडेंस बनता है, और 10th क्लास हमारी बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है। अगर 9th का रिजल्ट ख़राब हो गया तो पहले ही आपको डांट पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। 10th तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन क्या है, इधर उधर से डांट पड़ रही है उसी में आप स्टार्ट करो 10th क्लास, तो आपका मूड वैसे ही ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए 9th क्लास का रिजल्ट बहुत मैटर करता है 10th क्लास के लिए। अलग से ही कॉन्फिडेंस बनता है अगर 9th का रिजल्ट अच्छा आया हो तो 10th में काफ़ी एनर्जी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, 9th क्लास पे भी आपने ध्यान देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 9th का रिजल्ट कुछ मैटर नहीं करता। आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए 9th का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर सिलेबस, ये सिलेबस सीबीएसई का सिलेबस है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो आपको थ्योरम्स दिख रही है, सिर्फ आपका इसी का प्रूफ सिलेबस में, क्वाड्रिलेटर में बहुत सारी थ्योरम्स है, इसमें बहुत सारी, जो मैं आपको अभी समझाने भी वाला हूँ। लेकिन जो प्रूफ आपको करना है, सिर्फ एक थ्योरम का करना है, जो नंबर 1 पे लिखी है। बाकी ये जितने भी हैं यहाँ मोटिवेट 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 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो, और कैसे अप्लाई करना है वो सीखो। ये थ्योरम का प्रूफ क्या है वो करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए मत करो, क्योंकि फाइनल पे ध्यान देना हमको। अगर आप करना चाहते हो तो आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर पहले कर सकते थे। लेकिन अभी टाइम कम है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं थ्योरम्स को करो जो सिलेबस में। क्लियर है? तो दिस योर सिलेबस। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पढ़ाई जाएगी। देखें यहाँ पर, आज के लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 8.1, उसकी 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। अब बहुत से बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और टीचर डालता है एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस। बच्चा को लैब, सर ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं। अरे देखना कहाँ से एग्जाम्पल है वो। एग्जाम्पल भी करनी है, और मैं हर एक चैप्टर की आपको एग्जाम्पल्स भी करवाता हूँ। तो इसलिए हम शुरुआत अपनी एग्जाम्पल से ही करेंगे आज। तो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको करवाई जाएंगी, लेकिन उससे पहले 7-8 थ्योरम्स में यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। थ्योरम नंबर 1, 8.1 आपके एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है? क्या कह रही थ्योरम? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब इसमें देखो, क्वाड्रिलेटर चैप्टर का कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि क्वाड्रिलेटर क्या है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होती है।
मैं ये समझता हूँ क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर क्या करें? तो मेरे बच्चे, आपको ये खुद से सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता मुझे बताओ, मैं हर एक पॉलीगन को डिस्कस कर लूँगा अलग लेक्चर बनाकर। लेकिन आप 9th क्लास में हो तो मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटर तो शायद आपको भी हंसी आ जाएगी, सर हम 9th क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे छोटा सा, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटर। आप सबको पता है क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्या होता है क्वाड्रिलेटर? 4 साइडेड क्लोज फिगर, जिसकी 4 भुजाएं होती है, 4 साइड्स होती हैं, क्लोज होती है, उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। 3 वालों को ट्राइंगल बोलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन समझाना या आपको पूछना, मुझे लगता है टाइम वेस्ट है। आपको ये पहले से पता है। मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ पैरेललोग्राम, आप सब बच्चों को पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इसमें कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री का नहीं होता, अगर 90 का हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। मतलब छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ आपको आती हैं, बट यू डोंट वरी, यहाँ भी मैं आपको जैसे जैसे थ्योरम्स आगे बढ़ेंगे आपको मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 8.1, थ्योरम क्या कह रही है कि किसी पैरेललोग्राम में अगर कोई डायगोनल बनाया जाए, वो डायगोनल बनाने से 2 ट्राइंगल्स बनती हैं और वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होती हैं। अब आप बोलोगे सर कॉन्ग्रेंट, अरे ट्राइंगल में पूरा पढ़ा आपने कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है। तो यहाँ पर देखें प्रूफ कैसे बनाना है। आप एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, इसका नाम रखें ABCD। बच्चे नोटबुक पेन लेके बैठे अगर आप मेरे साथ चैप्टर करना चाहते हो। वीडियो देख रहे हो स्किप करके चले गए, बाद में करेंगे, नो। वीडियो तभी देखो जब मूड हो पढ़ने का, चैप्टर करना है हमने। तो नोटबुक पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे पूरे चैप्टर में ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये सब हेडिंग देनी है आपको। ट्राइंगल में भी समझाया, लाइन्स एंड एंगल में भी समझाया, इसमें भी बता रहा हूँ, ये सब आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं गिवन लिख रहा हूँ। अब गिवन में क्या है? अ पैरेललोग्राम ABCD, ये हो गया गिवन। एंड एक इसका डायगोनल बना लो, एंड AC इज इट्स डायगोनल, दैट्स ऑल। बस इतना लिख दीजिए। AC आप बना दीजिए खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूफ, ये डायगोनल बनने से 2 ट्राइंगल्स बन गई, दीज 2 ट्राइंगल्स। अब इनको कॉन्ग्रेंट करना है, तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू। देखो फर्स्ट ट्राइंगल का जो आपने नेमिंग किया ना ABC, तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी नाम रखो, ABC, BCA, CAB। लेकिन जो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप बोलोगे सर वो कैसे? उसके लिए मेरे बच्चे आपको मेरे ट्राइंगल के लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्ग्रेंसी में कौन सा पार्ट किसके इक्वल कैसे बनाते हैं वो सब सिखाया हो। तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम ABC रख रहा हूँ, तो इस वाली ट्राइंगल का नाम मुझे क्या रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर AC फर्स्ट और लास्ट में आ रहा है, B बीच में आ रहा है, तो आप इसका नाम ADC कैसे लिख सकते हैं? देखो मैं लिख के बताता हूँ। ADC सामने वाले ट्राइंगल, समझना भी, इसको थोड़ा समझा ही देता हूँ। देखो यहाँ पर AB फर्स्ट साइड मैंने रखी AB, यहाँ पर क्या रखी? AD। यहाँ मैं AB रख रहा हूँ और इसका मैं AD ले रहा हूँ। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। सर वो कैसे? मेरे बच्चे, मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। अब मेरे माइंड में ये पहले से ही आ जाता है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग उसी को रखना है जो उसके इक्वल है। अब AB के इक्वल AD तो होगा नहीं, पैरेललोग्राम है ये, अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो AB के अपोजिट कौन है? DC। तो AB के अपोजिट DC आना चाहिए, यानी जिस पोजीशन पर AB है उस पोजीशन पर DC आना चाहिए। अब आपको पता नहीं कितना समझ आया जो मैंने समझाया, लेकिन और डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको ट्राइंगल चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा कॉन्ग्रेंसी को सीखने के लिए। तो मेरे बच्चे यहाँ पर AB लिखा है, वहाँ पर DC या CD आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे CDA। नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रेंसी में, तो CDA। अब कर दो इनको कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो देखें प्रूफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को पकड़ो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CD। सबसे पहले आप लिख सकते हैं AC इक्वल टू AC, कॉमन, ये तो कॉमन है। अच्छा, इसको कॉन्ग्रेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसमें मैं ASA भी लगा सकता हूँ, SSS भी लगा सकता हूँ, लेकिन SSS बच्चों को बहुत अच्छा लगता है तो उसी से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखा AC इक्वल टू AC, फिर मैं लिखा AB इज इक्वल टू CD,
देखो ए बी की पोजीशन सी डी की पोजीशन मैंने सेम रखी थी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो अब रीज़न क्या दोगे, ए बी सी डी के इक्वल क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रीज़न एक साथ ही देते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बी सी ले रहा हूँ, इस ट्राइंगल का बी सी ले रहा हूँ तो उस ट्राइंगल का ए डी ले रहा हूँ या फिर डी, तो इसका बी सी लिया तो इसका मैंने ए डी लिया, फिर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो दोनों का रीज़न आप एक साथ ही लिखें, दीज आर व्हाट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपने इक्वल कर दिया है, तो इस बेसिस पे आप लिख सकते हो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA। बस इतना सा ही प्रूफ था इस थ्योरम का, और ये प्रूफ आपने सीख लिया तो जब आप क्वेश्चंस करोगे एग्जाम्पल्स में या फिर एक्सरसाइज में, तो ये आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को याद रखना है कि किसी पैरेललोग्राम में अगर आपने डायगोनल बना दिया हुआ है तो जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगी, दैट्स ऑल। डायरेक्ट अप्लाई करना जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये था छोटा सा प्रूफ, ट्रिपल एस से इसको हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ो, 8.2, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, इसका क्या, इसके आगे जितनी भी थ्योरम्स आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी उनका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, और ना ही अभी हमको करना है फॉर फाइनल एग्जाम, टाइम वेस्टेज है। करना चाहते हो तो यू कैन डू, नो प्रॉब्लम, कॉन्ग्रेंसी लगती रहेगी अलग अलग क्वेश्चंस में। तो अभी हम सीधा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम, मतलब आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमें बता रहा है भाई, ये तो हमने यहाँ अप्लाई भी कर दिया। ये पैरेललोग्राम क्या करता है, डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो हमें पहले से पता है, तो यहाँ पर हमें फिर से बताया जा रहा है, तो ये तो हमें पता है, तो बस ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है जो आपको फर्स्ट थ्योरम में भी सिखा दिया गया कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल। ये डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस करते वक्त, जैसे मैंने अभी थ्योरम का प्रूफ करते वक्त अप्लाई कर दिया। पैरेललोग्राम का ये बेसिक डेफिनेशन है, इसकी अपोजिट साइड से इक्वल होती है, और वही हमको बताया जा रहा है जो पहले से ही पता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है, 8th में शायद पढ़ा होगा आपने, ये क्वेश्चंस हमारे अभी बनते जाएंगे। थ्योरम नंबर 8.3 कह रहा है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, ये थ्योरम बहुत बढ़िया है। इसमें कह रहा है कि कोई भी आपके पास अगर एक क्वाड्रिलेटर है, बना देते हैं 4 भुजाओं वाला चित्र, ABCD कोई क्वाड्रिलेटर है। अभी आपको ये नहीं पता ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, ये ट्रेपीजियम, ये काइट, आपको नहीं पता। तो यहाँ पर ये कह रहा है आपको कि किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों पेयर करने पड़ेंगे, तो उसको आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, उस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन क्वाड्रिलेटर ABCD इफ AB इज इक्वल टू DC, देखो AB इक्वल टू DC, अगर आप ऐसा प्रूफ कर दें और साथ में दूसरा पेयर भी करना, एक पेयर से बात नहीं बनती, दोनों पेयर को इक्वल करना पड़ेगा, तो BC इज इक्वल टू AD। तो अगर आप ये दोनों रिजल्ट यहां पर साबित कर दे, प्रूफ कर दे कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तब आप इस क्वाड्रिलेटर को ABCD को क्या बोल सकते हो, पैरेललोग्राम, दैट्स ऑल। और ये पहले से हमें पता था 8th में पढ़ा हुआ है, रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से कॉन्सेप्ट का। अब इनको हमने डायरेक्ट अप्लाई करना है। देखो क्वेश्चंस करेंगे ना, बोलेगा प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो आपके माइंड में आएगा यार मैंने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ी है जिससे मैं किसी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बता सकता हूं। तो आप एक थ्योरम के इसके बारे में भी सोच सकते हो, अरे मैं अपोजिट साइड्स को इक्वल कर देता हूं, अपोजिट साइड्स को इक्वल कर देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। आता है समझ में। थ्योरम 8.4 कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ, ये थ्योरम भी बहुत प्यारी है, पैरेललोग्राम की एक तरह से प्रॉपर्टी ही चल रही है। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि कॉमनली यूज में नहीं आता, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल आता रहता है लेकिन एंगल्स कम आते हैं।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। मेरे बच्चे ये फिगर आप बना लीजिए ABCD, तो आप बोलें इन पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम ABCD में इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ए एंगल इज इक्वल टू एंगल सी, देखो एंगल ए एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो आप वहां पर ले सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल हो। ये कॉन्सेप्ट है, दैट्स ऑल। पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को आप सीख रहे हैं। थ्योरम 8.5 कह रहा है इफ इन अ क्वाड्रिलेटर, फिर आपकी बात आ गई, किसी क्वाड्रिलेटर में अगर ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, इसी का कन्वर्स हो गया। मेरे बच्चे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटर है और आपको ये नहीं पता ये क्वाड्रिलेटर कौन सा है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है आपको नहीं पता, लेकिन आपने इस क्वाड्रिलेटर में किसी तरह से ये प्रूव कर दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, आपने ये प्रूव कर दिया कैलकुलेशन से कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, आपने प्रूव कर दिया। अरे अपोजिट एंगल्स आपने इक्वल कर दिए किसी क्वाड्रिलेटर को, तब आप उस क्वाड्रिलेटर को क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स ऑल। ये थ्योरम्स आपकी हेल्प करेंगे पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस करने में। थ्योरम्स के बिना चैप्टर आपको नहीं आएगा, ये बता रहा हूं, क्योंकि इसमें बार बार आपको पता क्या करना है, कोई क्वाड्रिलेटर उसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, कोई क्वाड्रिलेटर उसको रेक्टेंगल बताओ, कोई क्वाड्रिलेटर उसको रोम्बस बताओ, ऐसे ही चल रहा है ये चैप्टर। तो ये थ्योरम्स का समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। थ्योरम 8.6 द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी। मेरे बच्चे अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, इस वक्त ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम, तो इन दिस पैरेललोग्राम ABCD जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब कई बार बच्चों को पता नहीं होता, जब कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि इन पैरेललोग्राम ABCD जो हमारे डायगोनल्स हैं, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मीनिंग मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ ये आपस में इक्वल पार्ट्स में बंट जाते हैं, आपस में इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं, उसका मतलब होता है बाइसेक्ट होना। बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स। तो यहां पर क्या मतलब हो गया, मतलब हो गया AO OC के इक्वल हो गया। देखो AC के दो टुकड़े हो गए हैं, एक AO दूसरा OC, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, ये बाइसेक्ट हो गया। किसने किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ने, तो O हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसी तरह से जो आपका OB और OD है ये भी इक्वल है, OB इज इक्वल टू OD। तो ये इस थ्योरम का मीनिंग है। मेरे बच्चे कई बार आपको गिवन रहेगा इट इज अ पैरेललोग्राम, तो अगर वो पैरेललोग्राम है तो आप उसके डायगोनल्स के जो दो पार्ट्स बन गए हैं उनको इक्वल ले सकते हो डायरेक्टली बाय दिस थ्योरम, दैट्स ऑल। क्वेश्चन में शायद आएगा तो हम देख लेंगे। क्लियर। थ्योरम नंबर 7, सेवंथ थ्योरम, बस लास्ट आज के लेक्चर की, फिर दो एग्जांपल्स करेंगे हम, ठीक है। थ्योरम 8.7 क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसी का कन्वर्स हो गया। मेरे प्यारे बच्चे फिर एक क्वाड्रिलेटर है, जो कन्वर्स वाली स्टेटमेंट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि किसी को पैरेललोग्राम प्रूव कैसे कर रहा है। अपोजिट साइड्स का हो गया, अपोजिट एंगल्स का हो गया, अब डायगोनल्स का आ रहा है। तो ABCD हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रिलेटर है, ये पैरेललोग्राम नहीं, अभी ये क्वाड्रिलेटर है। तो मेरे बच्चे अगर आप किसी क्वाड्रिलेटर में मानो ABCD है, ये प्रूव कर दें कि इसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव कर दो। आप क्या प्रूव कर दो, इन दिस क्वाड्रिलेटर इफ AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये आपने प्रूव कर दिया। इसका मतलब हुआ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ABCD पैरेललोग्राम बन चुका है, दैट्स ऑल। बस आपको बताना है AO इक्वल टू OC है, OB इक्वल टू OD है, फिर लिखना है
अरे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स ऑल। आते समझ में? तो ये था बच्चे हमारा 7 थ्योरम्स का नॉलेज। फर्स्ट का प्रूफ करना है, नेक्स्ट जो 6 थ्योरम्स हैं कोई प्रूफ नहीं करना है, जितना मैंने आपको समझाया बस उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो मेरे बच्चे एग्जाम्पल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स को, हर एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ना है। चलिए बताइए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिख रहा है। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। मेरे बच्चे रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हो, रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स इसकी भी इक्वल होती हैं, इसकी भी पैरेलल होती हैं, और हर एक एंगल इसका 90 का होता है। बस वही हमें प्रूव करना है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है। जो हमें पता है वो अब हमको प्रूव करना है। आपकी एग्जाम्पल 1 ये। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होती है कई बार, अगर आप बुक से करोगे ना शायद कन्फ्यूजन हो, कई बार समझ में नहीं आती। ध्यान से समझो मैं कैसे समझा रहा हूँ। ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। अब ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, हम किसी पैरेललोग्राम को ही रेक्टेंगल बोलते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है उसकी, क्या, किसी पैरेललोग्राम में अगर कोई एक एंगल आप 90 डिग्री का प्रूव कर दे, किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल उसका 90 का प्रूव कर दो तो उसको रेक्टेंगल बोला जाता है। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इट इज गिवन, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो आपने इसको पैरेललोग्राम 100% बोलना है कि ये सर पैरेललोग्राम तो है ही है, साथ में इसका एक एंगल 90 भी है। अब जो 3 बच गए उनको 90 आप प्रूव करो। समझ आया? देखो गिवन ये हो गया, टू प्रूव ईच एंगल 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। पहला तो स्टेटमेंट ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा एक एंगल, बाकी 3 देखो कैसे बनाने। मेरे बच्चे प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे बनाना है। एज ABCD इज अ व्हाट, रेक्टेंगल। जैसे कि हमें पता है ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, इट इज गिवन। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम with at least one angle is 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल का एक बेसिक डेफिनेशन है। किसी क्वाड्रिलेटर को आप रेक्टेंगल बोल रहे हो, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है ही है, और साथ में उसका एक एंगल 90 भी है। तो एक एंगल 90 हमने प्रूव भी कर दिया। अब बच गए 3। तो सबसे पहले 90 किसी एक को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप कंसीडर कर लो, लेट ए एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसे ए एंगल को हमने 90 लेट कर लिया। आता है समझ? बड़े प्यार से समझाते हैं, बस आपको नोटबुक पेन लेके बैठना होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। नाउ एंगल ए तो एंगल सी के इक्वल मैं ले सकता हूं। सर वो कैसे ले रहे हो? अरे भाई ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप इसमें रीजन डालो, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम है ही, अगर वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अभी तो सिखाया थ्योरम्स में आपको मैंने कि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो लगा लिया कॉन्सेप्ट, लगी ना थ्योरम वही, तो रीजन डाल दिया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स किसी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल ए तो ऑलरेडी 90 का था ही, तो एंगल सी भी किसका हो गया, 90 का हो गया। देखो सी भी 90 हो गया। अब बचे बी और डी। चलिए अब बात करते हैं आगे। नाउ मेरे बच्चे जो एंगल ए है, इसका अगर मैं डी के साथ सम लूं या बी के साथ, तो मैं डी के साथ मानो ले लेता हूं, इसका सम आएगा 180 डिग्री। तो आप बोलेंगे सर वो कैसे आ गया 180 डिग्री? मेरे बच्चे लाइंस एंड एंगल चैप्टर में आपको सिखाया गया है कि अगर यहां पे दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके जो सेम साइड इंटीरियर वाली, अंदर वाली तरफ जो दो एंगल्स बनते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 होता है। इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स।
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बस उसके बेसिस पे इनका सम मैंने 180 डिग्री ले लिया। तो यहां पर हम रीजन क्या डालेंगे, इनके जो पैरेलल साइड्स हैं ए बी और डी सी, तो ए बी पैरेलल टू डी सी, तो एंगल ए और एंगल डी, ये एंगल लिखा है भाई, एंगल ए एंड एंगल डी आर व्हाट, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, दैट्स ये रीजन डाल दो। अब देखो एंगल ए तो 90 है, सॉरी एंगल ए तो 90 है, पहले का ही बता चुके, तो एंगल डी भी यहां से निकल गया, 90 इधर ट्रांसफर कर दो, व्हाट इज एंगल डी सर 90 डिग्री, एक और एंगल 90 हो गया तीन एंगल 90 हो गए। अब बचा एंगल बी, तो मेरे बच्चे अगेन एंगल बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल, सर वाई, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स किसके, पैरेललोग्राम के, तो एंगल बी तो 90, डी तो 90 बता चुके हैं, बी भी 90 हो गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ईच एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स ऑल। दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइटली मत लेना, एग्जाम्पल है तो नहीं आएगा, करना है इसको भी। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। rhombus सबको पता है, एक पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड्स इक्वल हो जाएं, उसको rhombus बोलते हैं। देखो बनाते हैं यहां पर, लो भाई ये बन गई आपकी rhombus। जैसे मैं फ्री हैंड से बनाता हूं, आप भी मेरे साथ बनाओ यार, क्यों टेंशन लेते हो, जल्दी जल्दी बनाओ। ए बी सी डी rhombus बना, तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ rhombus, और क्या लिखेंगे, ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स, शाबाश, ये बी डी हो गया और ये ए सी हो गया। टू प्रूव, जल्दी बताओ प्रूव क्या करना है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में 90 डिग्री पर ये काटते हैं, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर, अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ परपेंडिकुलर बताना है, यानी ये जो चार एंगल्स यहां पे क्रिएट हो गए, किसी एक को 90 बता दो, दैट्स ऑल। तो हम ए ओ बी रख लेते हैं, दैट इज मैं यहां प्रूव करना चाहता हूं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90, ये वाला एंगल मैं 90 बताना चाहता हूं, अभी बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चों, ये दो ट्राइंगल्स आप ले लो और इनको कॉन्ग्रेंट कर दो, तो ये वाले 90 कर देंगे हम प्रूव। अब इनको मैं दो को कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं, तो आप इन दोनों की जगह ये वाली दो ले सकते हैं, ये वाली दो से ले सकते हैं, चार पेयर बने हुए यहां पर दो दो ट्राइंगल्स के, तो आप किन्हीं भी दो पेयर को ले लो, लेकिन साथ साथ वाली ट्राइंगल लेना, अपोजिट ट्राइंगल नहीं लेना, जहां ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, जहां ये ले लो ये ले लो, जहां ये ले लो ये ले लो। तो मैं ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूं, इनको कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं, तो ट्राइंगल का नाम है बी ओ सी, ठीक है, ओ पॉइंट है बी ओ सी बी ओ ए, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ ए, इनको कॉन्ग्रेंट करना है। बताओ जल्दी से कौन कौन से पार्ट्स इनके इक्वल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल, ये 90 प्रूव करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी इज इक्वल टू ए बी, बोलो बोलो बोलो, अरे लिख सकते हैं, ऑल साइड्स ऑफ द rhombus आर इक्वल, तो बी सी ए बी भी तो इक्वल होंगे, दीज आर व्हाट, साइड्स ऑफ rhombus, rhombus की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो बस ये रीजन डालते जाने, छोटे छोटे रीजन के ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलिए एक हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, इसका क्या रीजन आएगा, जल्दी बोलो, कॉमन, ये तो कॉमन आ गई। अब और क्या करें, और ऐसा करेंगे ओ सी इक्वल टू ओ ए, सर ये कैसे लिख सकते हो आप, ओ सी इक्वल टू ओ ए, भाई रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ओ ए ओ सी हमारे इक्वल है, जो अभी अभी थ्योरम समझाया आज, ठीक है। देखो थ्योरम का यूज आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, rhombus के जो डायगोनल हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं, इसलिए ओ सी इक्वल टू ओ ए। तो देयरफॉर कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ,
बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इक्वल ले सकते हैं, तो यहां पर मैं इक्वल ले रहा हूं एंगल BOC एंड एंगल BOA, जिस पे आना है। देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOA, CPCT, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। बट माय डियर, ये दोनों एंगल का सम तो 180 है। सर ये कैसे लिख सकते हो दोनों का सम 180? अरे मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर एंगल्स। कौन से एंगल हैं ये? लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तो इनका सम क्या होता है? 180। कहाँ सीखा? इक्वल टू 180 कहाँ सीखा? लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया गया। तो अब क्योंकि इन दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल भी हैं, दो एंगल हैं, दोनों का सम 180 है और वो इक्वल भी हैं, तो कितने कितने के हुए? 90 90। बस आपको ये डायरेक्ट लिख लेना है। देयरफॉर एंगल BOC is equal to angle BOA and both equal to 90 90, hence proved। तो लास्ट में लिखें therefore diagonals of a rhombus what? bisect each other। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। आज 2 एग्जाम्पल्स भी हो गई, 7 थ्योरम्स भी हो गई, एक थ्योरम का प्रूफ भी हो गया। अभी ये चैप्टर लगातार आपको डेली बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। नोटबुक पेन लेके बैठो, क्वाड्रिलेटर बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आज के लेक्चर में इतने बचे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।